कहानी की शुरुआत होती है कैरिबियन सागर पर एक खुशहाल परिवार से, जो अपनी शानदार छुट्टियां यॉट पर मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। वो आराम करने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उसे अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए वो सोचती कि शायद ये उसका भ्रम होगा। कुछ सेकंड बाद वही अजीब एहसास फिर लौट आता है। अब भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इस बार वो डर जाती है और यॉट की तरफ तैरने लगती है। अचानक कोई चीज उसके पैर को खींचने लगती है। वो बुरी तरह घबरा जाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी उसे सुन नहीं पाती, क्योंकि उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जबकि उसका पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया लगातार पानी में खुद को ऊपर बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में पानी भरने से अब चिल्लाना भी मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि उसने जूलिया को काफी देर से नहीं देखा। वो यॉट पर उसे ढूंढता है और आखिरकार देखता है कि उसकी पत्नी मुसीबत में है। वो तुरंत बच्चों को बुलाता है और यॉट को जूलिया के पास ले जाता है। फिर पानी में कूदकर उसके पास पहुंचता है। वो जूलिया को पकड़कर ऊपर बनाए रखता है और दोनों यॉट की ओर तैरते हैं। बच्चे उन्हें ऊपर चढ़ाने में मदद करते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, जो समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या था। वो इसे समुद्र की तेज धार का असर मानकर नजरअंदाज कर देती है। उस रात परिवार बेन का जन्मदिन मनाता है। केक और गिफ्ट्स के साथ हंसी खुशी का माहौल होता है। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वो प्राइवेट में बात करने के लिए लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वो उसे दिखाता है कि शहर के ऊपर बहुत बड़े और डरावने काले बादल छा गए हैं, लेकिन तभी वीडियो कॉल गड़बड़ाकर फ्रीज हो जाती है। कैसी भागकर अपने परिवार को बताने आती है कि क्या हुआ, लेकिन टॉम इसे सिग्नल की समस्या बताता है। कहता है कि हम जमीन से बहुत दूर है, सिग्नल कमजोर है। उसी पल वे एक अजीब आवाज सुनते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि वेल्स का एक झुंड गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि वेल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पालन करती है, लेकिन जब तूफान चुंबकीय गड़बड़ी पैदा करता है तो वे भ्रमित होकर किनारे की ओर चली जाती है। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम चिंतित हो जाता है कि शायद यॉट को कोई नुकसान पहुंचा हो, इसलिए वो डाइविंग गियर पहनकर नीचे जांच करने जाता है। कुछ ही सेकंड बाद टॉम जैसे ही यॉट के ऊपर लौटता है, जूलिया उसके कंधे पर गहरी चोट देख लेती है। खून बह रहा होता है और घाव काफी गंभीर लगता है। जूलिया डरते हुए भी हिम्मत जुटाती है। वो टॉम को आराम से बैठाकर घाव साफ करती है और फिर अपने हाथों से स्टिचेस लगाने लगती है। जबकि टॉम बताता है कि उसे पीछे कुछ बड़ा महसूस हुआ था। जब वो पलटा तो प्रोपेलर से कट गया। जो भी चीज वहाँ थी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे दिखाई नहीं थी। टॉम ये भी बताता है कि यॉट को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी होगी। जूलिया बार बार यॉट के रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, जबकि कैसी अपने फोन पर सिग्नल ढूंढने में लगी होती है। अचानक कैसी को पीछे से कुछ दिखता है और वो डर जाती है। वो जोर से चीखती है, लेकिन वो सिर्फ बेन होता है, जिसने मजाक में डराने के लिए मास्क पहन रखा था। थोड़ी देर बाद यॉट का इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है और अब वो समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। जूलिया को रेडियो पर किसी की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन वो पूरी तरह अस्पष्ट और शोर भरी होती है। टॉम कहता है, हमारे पास 4 दिन का पानी और खाना है, हमें किसी मछली पकड़ने वाली नाव के गुजरने का इंतजार करना होगा। तभी अचानक यॉट का रडार कुछ पास में दिखाता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे सभी बाहर भागते हैं और देखते हैं कि कई उल्काएं धरती पर गिर रही हैं, जो टकराते ही जमीन पर भयानक धमाके कर रही हैं। एक उल्का समुद्र में गिरती है यॉट के बेहद करीब। टॉम घबराकर इंजन को जबरदस्ती चालू करने की कोशिश करता है। यॉट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक और उल्का नजदीक गिरती है और पूरा इलाका हिल जाता है। परिवार एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है, डर और दहशत में डूबे हुए। उसी समय टॉम ध्यान देता है, वो जो जलते हुए गोले थे वो उल्काएं नहीं, बल्कि सैटेलाइट्स यानी उपग्रह हैं। तभी बेन इशारा करता है, पापा यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम तुरंत नीचे जाकर देखता है और पुष्टि करता है कि इंजन जल गया है। अब हवा तेज होने लगती है, इसलिए परिवार अंदर छिप जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि कंपास पूरी तरह पागल हो चुका है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है और बेन फिर से गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। लहरें यॉट से टकरा रही हैं। टॉम तेज हवा से लड़ते हुए बाहर के बॉक्स से लाइफ जैकेट्स निकालता है और सबको देता है। इसी दौरान बिजली चली जाती है। टॉम दौड़कर पावर बॉक्स तक पहुंचता है और एक बटन दबाता है। कुछ देर बाद लाइट वापस आती है, लेकिन अब बेन देखता है कि उसकी माँ जूलिया की नाक से खून निकल रहा है। जूलिया चक्कर खाने लगती है और कैसी भागकर सिंक के पास जाकर उल्टी करने लगती है। टॉम लगातार रेडियो ट्राई करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक परिवार को एक तेज और ऊंची आवाज सुनाई देती है और हवा और भी खतरनाक रूप लेने लगती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल ही जाता है और जल्दी ही हवा से खिड़कियां टूटने लगती हैं। टॉम एक फ्लेयर जलाता है ताकि अंधेरे में कुछ दिखाई दे, और तभी सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह जब परिवार होश में आता है तो वे चौंक जाते हैं कि वे जिंदा हैं, हालांकि यॉट पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। वे बाहर जाते हैं और जो नजारा देखते हैं उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा समुद्र गायब हो चुका है। अब यॉट किसी जमीन पर फंसी हुई है। चारों तरफ सिर्फ सूखी रेत और मरा हुआ समुद्री जीवन दिखाई देता है।
परिवार कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर सोचने की कोशिश करता है कि आगे क्या करना है। कैसी फिर से सिग्नल ढूंढती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। बेन 2 मरे हुए केकड़ों के साथ खेलता है। टॉम कंपास देखकर बताता है पृथ्वी के ध्रुव उलट गए हैं। वो बताता है कि ऐसा पिछली बार 7 लाख साल पहले हुआ था। ये सुनकर कैसी घबरा जाती है और देखते ही देखते उसे पैनिक अटैक आ गया। उसे एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद मर चुका है। वो भागकर एक कैबिन में छिप जाती है और जब उसकी माँ उसे सांत्वना देने आती है तो गुस्से में उसे बाहर निकाल देती है। इस बीच जूलिया और टॉम यॉट में बचे हुए सामान की जांच करते हैं, कौन सी चीजें तूफान के बाद बची हैं। बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारों को एक पत्थर से बांधकर उड़ाता है, इस उम्मीद में कि कोई और जिंदा व्यक्ति उन्हें देख सके, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद टॉम फिर से रेडियो चालू करने की कोशिश करता है और इस बार उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी अपना नाम बताता है। नाव वो एक पनडुब्बी का कप्तान है। नाव बताता है कि उसकी पनडुब्बी भी जमीन पर फंस चुकी है। वो ये भी पुष्टि करता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उलट गए हैं, जिसके कारण समुद्र सूख गया और मुख्य भूमियां पानी में डूब गई हैं। उसने कहा कि उसने अब तक और कोई जिंदा इंसान नहीं देखा क्योंकि लगभग सभी संचार प्रणालियां बंद हो चुकी हैं। नाव ने ये भी बताया कि कभी-कभी उसे जमीन हिलते जैसी सीज़मिक हलचलें महसूस होती हैं, जिससे उसने निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी के ध्रुव जल्दी फिर से पलट जाएंगे और जब ऐसा होगा तो समुद्र वापस लौट आएंगे। लेकिन ऐसा होने पर हालात बहुत हिंसक होंगे, पानी फिर से उठेगा और हर चीज बहा ले जाएगा। नाव परिवार को चेतावनी देता है कि तुम लोग जितनी ऊंचाई पर जा सकते हो जाओ। वो ये भी बताता है कि उसकी पनडुब्बी में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। उसका साथी दुर्घटना में मारा गया था। जूलिया टॉम ये सुनकर एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर दोनों निर्णय लेते हैं वे अपने बच्चों को बचाएंगे। वो नाव से पनडुब्बी की लोकेशन कोऑर्डिनेट्स लेता है और कहता है कि वे जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। टॉम गणना करता है यहाँ से सबमरीन तक पहुंचने में हमें 2 या 3 दिन लगेंगे। फिर वो परिवार से कहता है आज रात अच्छी तरह सो जाओ क्योंकि कल सुबह हमें सफर शुरू करना है। अगली सुबह परिवार अपने बैग पैक कर रहा होता है, तभी टॉम को दूर कुछ हरकत दिखाई देती है। वो ध्यान से देखता है एक आदमी लंगड़ाते हुए उनकी ओर आ रहा है। उसके हाथ में एक भाला है और साथ में एक कुत्ता। टॉम सतर्क होकर आगे बढ़ता है। वो उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन जब वो आदमी बोलता है तो उसकी भाषा समझ में नहीं आती। वो पानी पीता है और अचानक बोतल से टॉम के सर पर वार कर देता है। टॉम नीचे गिर जाता है और वो आदमी उसके चेहरे पर लात मारता है। जूलिया डर के मारे दौड़ती हुई आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम के पेट में भाला घोंप देता है। टॉम का शरीर कुछ सेकंड तक तड़पता है और फिर उसका गला काट देता है। ये देखकर जूलिया चीख उठती है। घबराहट में वो पूरी ताकत लगाकर यॉट की तरफ भागती है। रेत उसके पैरों के नीचे उड़ रही होती है। उसी वक्त वो पागल आदमी उसके पीछे दौड़ पड़ता है और गुस्से में एक भाला फेंक देता है, हार्पून जो सीधा जूलिया के कंधे में जा धंसता है। जूलिया दर्द से कराहती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं करती। खून बह रहा होता है, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है। किसी तरह यॉट तक पहुंचती है और कहती है छुप जाओ। अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छिप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन थमा देती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वो आदमी जोर जोर से दरवाजे पर चोटें करता है। आखिरकार उसे तोड़ देता है और यार्ड के अंदर घुस आता है। वो खाने पीने का सामान उठाता है और फिर पूरे यार्ड में खोजबीन शुरू कर देता है। जब वो बाथरूम की तरफ बढ़ता है, जूलिया वहाँ से एक दीवार की छेद से बाहर निकल जाती है। वो आदमी झांकता, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। जूलिया धीरे धीरे पीछे हटती है, लेकिन तभी उसका कुत्ता उसे देख लेता है। कुत्ता भौंकते हुए उस पर झपट पड़ता है। जूलिया जमीन पर गिर जाती है और आत्मरक्षा में चाकू से कुत्ते को मार देती है। वो आदमी कुत्ते की चीख सुनता है और बाहर आता है। कुत्ते की लाश देखकर वो मानसिक रूप से टूट जाता है, दर्द से चिल्लाने लगता है। इसी दौरान जूलिया चुपचाप पीछे की ओर से यार्ड के ऊपरी हिस्से में चढ़ती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी पीछे से आता है और उसे जोर का मुक्का मारता है। जूलिया फर्नीचर को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो आदमी उसे बालों से खींचता, उसका चेहरा फर्श पर पटकता है और फिर उसे सोफे पर फेंककर गला दबाने लगता है। कैसी और बेन ये सब छिपकर देख रहे होते हैं। अब वो और नहीं सह पाते। कैसी हिम्मत जुटाती है और फ्लेयर गन से उस आदमी पर फायर करती है। फ्लेयर सीधा जाकर उसके सीने में लगती है और आग फैलने लगती है। बच्चे बाहर भागते हैं, लेकिन जूलिया अंदर रुकती है। फिर जूलिया आदमी के चेहरे पर एक और लात मारती और मैप और बैग्स उठा लेती है। बेन और कैसी अपने पिता की लाश से लिपट जाते हैं। जूलिया भी पास आती है। तीनों एक दूसरे को पकड़कर आंसुओं में डूब जाते हैं। उसी वक्त वो पागल आदमी फिर से बाहर आता है, जलती हुई यार्ड के बीच से। परिवार भागने लगता है और तभी यार्ड जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। कछुई जैसी रेत में फंसे जूलिया और उसके बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। वो एक छोटे झरने के पास रुकते हैं ताकि आराम कर सकें। कैसी सोचती है क्या पागल आदमी हमारे पास गुब्बारों की वजह से आया था। इस पर बेन खुद को दोषी महसूस करता है। जूलिया उसे आश्वस्त करती है कि ये उसका दोष नहीं है और उन्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि अजीब आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एक छोटे तालाब के पास बेन एक हैमरहेड शार्क का शव देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी जूलिया देखती है कि वही पागल आदमी उनके करीब आ गया है। परिवार फिर से तेजी से भागता है।
वो एक रेत के टीलों से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ जमीन पर जहरीला कचरा फैला है। उन्हें इसे ध्यान से पार करना पड़ता है। कुछ देर बाद लगता है कि उनका पीछा करने वाला आदमी कहीं खो गया है, लेकिन वे लगातार यात्रा करते हुए और भी अजीब चीजें देखते हैं, जैसे जमीन पर फंसे बड़े मृत जलीय जीव और समुद्र की प्लास्टिक कचरे की ढेरियां। जब बेन थककर धीरे चलने लगता है, जूलिया देखती है कि वो पानी की कमी से बीमार होने वाला है, तो इसलिए वो रुकती है ताकि सब थोड़ा आराम कर सके। लेकिन तब जूलिया को डर लगता है, उनकी पानी की बोतल लगभग खाली हो चुकी है। कैसी को याद आता है कि उसने बोतल सही से बंद नहीं किया था। जूलिया उसे चिल्लाकर डांटती है, लेकिन कैसी कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वैसे भी शायद जीवित नहीं रह पाएंगे। बहुत लंबी और जोरदार बहस के बाद परिवार फिर से चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वे एक क्रैश प्लेन पाते हैं। अचानक कुछ हलचल दिखाई देती है, लेकिन डर जाता है कि ये कोई खतरा है, वो सिर्फ एक पक्षियों का झुंड था। जूलिया और बच्चे फैसला करते हैं कि वे रात वहीं उस जहाज के अंदर बिताएंगे और थोड़ा बहुत जो खाना उनके पास बचा है वो सब मिलकर खाते हैं। जूलिया टॉम की जैकेट में एक पारिवारिक फोटो देखती है और उसका दिल टूट जाता है। कैसी अपनी माँ से पूछती है कि मॉम, आप और डैड कैसे मिले थे। जूलिया हल्की मुस्कान के साथ बताती है कि टॉम पहली बार उस अस्पताल आया था जहां वो काम करती थी। वो उसका मरीज था और धीरे धीरे उसने फूलों और एक खूबसूरत कविता के साथ उससे अपने प्यार का इजहार किया था। रात के बीच में कैसी जहाज से बाहर निकलती है थोड़ी देर के लिए खुद को हल्का करने के लिए, लेकिन तभी वो डरावना आदमी अचानक उसके पीछे आ जाता है। इससे पहले कि वो कैसी को पकड़ सके, जूलिया बिजली की तरह बाहर आती है और उस पर झपट पड़ती है। वो उस आदमी पर बार बार चाकू से वार करती है, अपने सारे दर्द, गुस्से और दुख को एक ही झटके में बाहर निकालते हुए। कैसी अपनी माँ को कसकर गले लगाकर शांत करती है, क्योंकि जूलिया अपने होश खो बैठी थी। सुबह होती है। अब उस आदमी का शव कीड़ों से ढका हुआ होता है। परिवार नोटिस करता है कि उसके शरीर पर कई छोटे छोटे काटने के निशान हैं। इसका मतलब था कि उस इलाके में कोई जंगली जीव छिपा हुआ है। वो जगह छोड़ देते हैं और उनके जाने के कुछ देर बाद ढेर सारे केकड़े उस आदमी के मुंह से निकलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी नक्शा देखकर दिशा तय कर रही होती हैं, जबकि बेन अपने आप आगे बढ़ने लगता है। जूलिया उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन बेन प्यास से बेहाल होकर पास के तालाब में मुंह डालकर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है, ये पानी अनजान है बेटा, इससे बीमार हो जाओगे। फिर परिवार आगे बढ़ता रहता है। अब उन्हें तेज धूप से अपने सिरों को ढकना पड़ता है। फिर बेन चक्कर महसूस करने लगता है और जब उन्हें कुछ पुराने टूटे हुए कुर्सियां मिलती हैं, जूलिया और कैसी उन्हें जोड़कर एक अस्थायी शरण बनाते हैं। जूलिया बेन को एक इंजेक्शन लगाती है ताकि उसे थोड़ी राहत मिले और वे तय करते हैं कि रात वहीं गुजारेंगे। सुबह सुबह जूलिया किसी अजीब आवाज से जाग जाती है। वो बाहर झांकती है और डर के मारे जम जाती है। सैकड़ों केकड़े उनकी ओर बढ़ते हुए आ रहे थे। वो तुरंत अपने बच्चों को जगाती है और तीनों जितनी तेजी से भागने लगते हैं। परिवार दौड़ते दौड़ते एक विशाल कार्गो शिप तक पहुंचता है। वो देखते हैं कि जहाज पर 3 लोग अभी भी जिंदा हैं। वो महिला उन्हें देखकर मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और खुद को एक कंटेनर के अंदर बंद कर लेते हैं ताकि परिवार अंदर ना आ सके। इस बीच केकड़े बहुत पास आ चुके थे। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को आदेश देती है, ऊपर चढ़ो। बेन और कैसी कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगते हैं और जैसे ही जूलिया खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, सैकड़ों केकड़े उसके पैर को कसकर काटने लगते हैं। जूलिया दर्द से चीख उठती है, लेकिन उसके बच्चे पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लेते हैं, इससे पहले कि केकड़े उसे नीचे घसीट लें। कंटेनर के एक साइड में एक बड़ा छेद था जिससे आधे केकड़े अंदर घुस गए। कंटेनर के अंदर के लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी। थोड़ी देर में वो छोटे छोटे जीव 2 मजदूरों को मार देते हैं, उनके शरीर को पूरी तरह ढक देते हैं। आखिरी आदमी ऊपर छत के एक छेद तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन केकड़े उसे भी नीचे घसीटकर मार देते हैं। कुछ देर बाद जूलिया अपने पैर की चोट को पट्टी से बांधती है और दर्द और थकान से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो एक रेत के तूफान में जागती है और पाती है कि वो अकेली है। वो घबराकर अपने बच्चों को पुकारती है, नीचे उतरती है और चारों ओर दौड़ती है, लेकिन इससे पहले वो मरी हुई महिला का हथियार उठा लेती है। उसी समय उसकी आवाज सुनकर कैसी वापस आ जाती है। वो समझाती है कि वो और बेन मदद की तलाश में गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर वो दोनों बेन को ढूंढ लेते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिला है जहां वे रेत के तूफान से थोड़ी देर के लिए शरण ले सकते हैं। अब जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और उसी की मदद से अपने घाव को जलाकर बंद करती है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन यही उसका एकमात्र रास्ता था। तूफान के बाद परिवार को दूसरे कंटेनर में बहुत सारी पानी की बोतलें मिलती हैं। फिर वे जहाज पर पड़े लाशों की जांच करते हैं और वहां से एक रेडियो और एक गन पाते हैं। जूलिया रेडियो पर नाव से संपर्क करती है और बताती है कि उसका नक्शा खो गया है। नाव जवाब देता है कि उस पर भी हमला हुआ है, अर्थात गहरे समुद्र से निकले भयानक जीवों ने उसे घायल कर दिया है। वो कहता है कि शायद ऑक्सीजन की कमी से वे पागल हो गए हैं। नाव चेतावनी देता है, अब समुद्र उम्मीद से कहीं तेज लौट रहा है, तुम्हारे पास बस कुछ घंटे हैं, जल्दी निकलो। वो एक फ्लेयर चलाता है ताकि परिवार उसकी दिशा पहचान सके। फिर जूलिया, बेन और कैसी उस दिशा में चल पड़ते हैं। कठिन रास्ते, तपती हुई धूप और थकावट के बावजूद कुछ देर बाद परिवार को एक टूटा हुआ टॉयलेट दिखाई देता है। बेन वहां जाकर पेशाब करता है और इस पर सबके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब दूर उन्हें पनडुब्बी नजर आने लगी थी। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक विशाल पत्थरों की चट्टान पार करनी थी। जैसे ही वे रास्ता पार कर रहे थे, अचानक दीवारें कांपने लगती हैं
और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। एक भारी भूस्खलन होता है। जूलिया अपनी पूरी ताकत से अपने बच्चों को धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन खुद पीछे हटते हुए गिर जाती है। अब उनके बीच एक पत्थर की दीवार बन चुकी थी। जूलिया चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं बाद में आऊंगी। लेकिन कैसी मना कर देती है। वो रोते हुए कहती है, नहीं मॉम, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। दोनों के बीच बहस होती है और बहुत देर तक चिल्लाने रोने के बाद जूलिया वादा करती है, मैं तुम दोनों को ढूंढ लूंगी, बस जाओ अभी। आंखों में आंसू लिए कैसी मजबूरी में अपने छोटे भाई बेन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। वे दोनों चट्टान पर चढ़ते हुए अंत में पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां नाव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा होता है। वो कमजोर आवाज में कहता है, अब मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों ये पनडुब्बी लेकर निकल जाओ। ये सुनकर कैसी को एहसास होता है कि अब उनके पास एक अतिरिक्त जगह बची है, तो वो तुरंत वापस अपनी माँ को ढूंढने के लिए भागती है। इस बीच जूलिया देखती है कि केकड़ों का झुंड फिर से उनकी ओर बढ़ रहा है। वो बंदूक उठाकर फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़े मर जाते हैं, लेकिन बाकी इतने ज्यादा हैं कि वो सबको रोक नहीं पाती। तभी ऊपर से कैसी की आवाज आती है। वो दीवार के ऊपर खड़ी होकर अपना हाथ बढ़ाती है, मॉम जल्दी आइए। जूलिया अपनी घायल टांग के बावजूद पूरी ताकत से चढ़ने लगती है। कैसी का हाथ पकड़कर वो ऊपर पहुंच जाती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर पनडुब्बी की ओर दौड़ पड़ती हैं। बेन पहले से ही वहां पहुंच चुका होता है और छत पर खड़ा होकर गोलियां चला रहा होता है ताकि केकड़े उनका ध्यान न दें। केकड़े अब नाव की लाश तक पहुंचते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। जूलिया बंदूक पकड़ती है और तब तक फायर करती है जब तक उसके पास आखिरी गोली भी नहीं खत्म हो जाती। फिर वो बंदूक फेंक देती है और जल्दी से बच्चों के साथ पनडुब्बी के अंदर चली जाती है। वे सब मिलकर हैच को मजबूती से बंद करते हैं और खिड़कियों से देखते हैं कैसे बाहर सैकड़ों केकड़े पनडुब्बी को घेर रहे हैं। उसी पल समुद्र लौट आता है। तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बांटते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। लहरें पनडुब्बी को जोर जोर से हिलाने लगती हैं, पूरा जहाज डगमगाने लगता है। जूलिया के दिमाग में बीते सारे हादसे झिलमिलाने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। अचानक वही तेज चीख जैसी आवाज फिर गूंजती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जूलिया और उसके बच्चे धीरे धीरे होश में आते हैं। वो देखते हैं कि वो जिंदा हैं। धीरे से हैच खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि समुद्र की लहरों ने पनडुब्बी को एक टूटी हुई शहर में गिरा दिया है। आसमान साफ है और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, क्योंकि अब उम्मीद बाकी थी। भले ही रास्ता मुश्किल था, लेकिन हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है और यही उनके नए जीवन की शुरुआत है। तो दोस्तों, समुद्र की इस अजीब और भयानक घटना ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना सिर्फ धन या सुरक्षा नहीं होता है, बल्कि परिवार और हिम्मत में छुपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से जूलिया और उसका परिवार जो कर कहा था, क्या वो सही था या परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर किया था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, नए रहस्य और नए सवालों के साथ।